पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है, सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करती है, किस पैसे को क्या कहते हैं, सरकार आखिर बजट जो है वो क्यों बनाती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, गारंटीड क्वेश्चन है, इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत ही ईजी चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आखिर सरकारी बजट जो है वो कहते किस चीज़ को हैं। सरकारी बजट जो है ये क्या होता है। तो सरकारी बजट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला भाई सरकार ये दो चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करने जा रही है, इसके रिगार्डिंग आपको जो है इन्फॉर्मेशन देता है। इसको सरकारी बजट कहते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सरकारी बजट आपको जो है ये बताता है कि एक साल के अंदर सरकार के पास कितनी अनुमानित का मतलब होता है अप्रॉक्स, कितनी अनुमानित आय और कितना अनुमानित व्यय सरकार के पास एक साल के अंदर कितने पैसे आने वाले हैं और सरकार उन पैसों को कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाली है, उसके रिगार्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वो सरकारी बजट कहलाता है। कोई भी जो सरकार होती है वो 5 सालों के लिए आती है। तो हर साल बजट जो है 1 फरवरी को बजट जो है वो पेश किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि भैया सरकार के पास यहाँ से पैसे आएंगे और सरकार उसको यहाँ खर्च करने वाली है। आने वाले सालों में ये प्लानिंग करने जा रही है सरकार। चाहे सरकार केंद्र सरकार हो, चाहे सरकार राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों को बजट जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। और जो केंद्र सरकार का जो बजट होता है बेसिकली उसको हम जो है यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो केंद्र सरकार के ही बजट के रिगार्डिंग हमको पढ़ना है। तो सरकारी बजट क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि भैया एक साल के अंदर सरकार की अनुमानित आय और सरकार का अनुमानित व्यय जो है वो कितना होने वाला है वो जो है सरकारी बजट कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके घटक के रिगार्डिंग। सरकारी बजट के घटक जो हैं ये क्या होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सरकारी बजट के अगर हम घटक की बात करें तो भैया अनुमानित आय से पैसा आता है, तो इसका मतलब है प्राप्तियाँ, और व्यय का मतलब है पैसा जाता है, तो इसका मतलब है भुगतान। तो सरकारी बजट दो चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्राप्तियों के बारे में और भुगतान के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं सरकारी बजट के घटक के रिगार्डिंग, तो सरकारी बजट के जो घटक होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं बजट प्राप्तियाँ, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं बजट व्यय। 2 तरीके की चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके 2 घटक होते हैं, व्यय भी कह सकते हो, भुगतान भी कह सकते हो, एक ही चीज़ होती है। व्यय लिखना चाहते हो व्यय लिख सकते हो, भुगतान लिखना चाहते हो भुगतान लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट प्राप्तियां जो है ये आपकी क्या होती हैं। तो बजट प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे कि भाई बजट प्राप्तियां जो है ना वो आप लिखेंगे बजट प्राप्तियां जो हैं वो आपकी राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियों का योग होती हैं। ये आप लिख देंगे अगर वो आपसे पूंजीगत प्राप्तियों का योग होती है, अगर वो आपसे बजट प्राप्ति का मीनिंग पूछता है। मतलब सरकार को जितना भी पैसा मिलता है, सभी स्रोतों से सरकार को जितना भी पैसा मिलता है वो बजट प्राप्तियां कहलाती हैं। सरकार को जितना भी पैसा मिलता है वो 2 नेचर का हो सकता है, या तो वो राजस्व नेचर का हो सकता है या तो वो पूंजीगत नेचर का हो सकता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों का जो योग होता है वही जो है बजट प्राप्तियां कहलाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अपने बजट व्यय की, तो जैसे प्राप्तियां होती हैं बिल्कुल सिमिलरली व्यय भी होता है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि बजट व्यय क्या होता है, तो आप लिख देंगे कि ये जो है
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये जो है राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय, इसका जो है योग होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या आप इस चीज़ को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हो, आप इसी चीज़ को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हो, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का योग भी बता सकते हो, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये जो है योजना व्यय और प्लस गैर योजना व्यय, गैर योजना व्यय इसका जोड़ होता है, ये भी कह सकते हो। या आप इस चीज़ को ये भी कह सकते हो कि ये जो है विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय इसका जोड़ होता है, ये भी कह सकते हो। जैसा आप चाहो वैसा कह सकते हो। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। राजस्व और पूंजीगत कह लीजिए, योजना उस पर कह लीजिए, या विकासात्मक और गैर विकासात्मक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक ही है। ये सब क्या होते हैं, अभी हम इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बेटा वो आपसे बजट प्राप्तियों का मीनिंग पूछे तो आप लिख देंगे राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियों का योग होता है। बजट व्यय का पूछे तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का योग होता है। जुगाड़ में बहुत ही सिंपल और सबसे सरल वो है इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं ये राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये सब क्या हैं, इसके बाद रिगार्डिंग ज़रा देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजस्व व्यय के रिगार्डिंग, राजस्व प्राप्तियों के रिगार्डिंग सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये जो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, अगर वो आपसे पूछ रहा है राजस्व, ये चारों वर्ड को समझने के लिए, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इन चारों वर्ड को समझने के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल अभी आप शॉर्ट में ये समझिए कि जो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, अगर जुगाड़ में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये जो है ना राजस्व वाली, ये जो है कर प्राप्तियाँ और गैर कर प्राप्तियाँ, कर प्राप्तियाँ और गैर कर प्राप्तियाँ, इसका जो है योग होती है। मतलब राजस्व प्राप्तियाँ जो हैं वो भी आपकी दो तरीके की होती हैं, कर और गैर कर। तो आप ये भी लिख सकते हो कर प्राप्तियाँ और गैर कर प्राप्तियों का जो योग होती है वो राजस्व प्राप्तियाँ कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी होती क्या हैं ये, इसके रिगार्डिंग अभी हम चर्चा करते हैं। और अगर वो आपसे पूछे बेटा कर प्राप्तियाँ क्या होती हैं, तो सरकार को टैक्स से जितनी भी इनकम मिलती है वो कर प्राप्तियाँ होती हैं। और सरकार को टैक्स को छोड़कर इसका नाम है गैर कर प्राप्तियाँ। टैक्स को छोड़कर सरकार को जहाँ से पैसा मिल रहा है वो जो है गैर कर प्राप्तियाँ कहलाती हैं। जैसे कि फ़ीस है, जुर्माना है, ठीक है, फ़ीस, जुर्माना और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उपहार, दान, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब आपकी जो है गैर कर प्राप्तियाँ कहलाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कर प्राप्तियों की, तो कर बेसिकली कर भी दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो हमें बेसिकली बेटा जो समझना है, प्राप्ति वाला पक्ष ज़्यादा बड़ा है, प्राप्ति वाला पक्ष हमें समझना है। बेसिकली व्यय में ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी इतने तरीके का होता है, ये भी इतने तरीके का होता है, यहाँ ये सिंपल है, ये है, ये इसमें और कुछ नहीं है। तो मैंने अभी सिर्फ आपको ये बताया बजट प्राप्तियाँ और बजट व्यय क्या होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है, और ये कर प्राप्ति, गैर कर प्राप्ति, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये सब चीज़ें क्या होती है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। इन सारे कॉन्सेप्टों को समझने के लिए आपको बेटा केवल दो वर्ड को समझना ज़रूरी है। अगर वो दो वर्ड समझ में आएंगे तो ही आपको समझ में आने वाला है कॉन्सेप्ट, अदरवाइज़ कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला जो वर्ड है वो है लायबिलिटी, जिसको हम कहते हैं उधार, या इसको आप कह सकते हो दायित्व। ये क्या होता है लायबिलिटी? ये सिंपल सा मीनिंग है। मान लीजिए एक लड़की है, इसका नाम सबा है, एक और लड़की है, इसका जो नाम है, इसका नाम है मुस्कान, ठीक है। तो सबा ने मुस्कान को पैसे दे दिए 300 रुपये। मुस्कान को ज़रूरत थी, आज पैसे दे दिए 24/3/2022 को, और मुस्कान को ज़रूरत थी, कह रही थी दे दे 30 तारीख को लौटा दूँगी।
तो मुस्कान के पास बेटा 300 रुपये तो आ गए, 300 रुपये आ गए इसके पास, लेकिन मुस्कान के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, उधार क्रिएट हो चुका है, दायित्व क्रिएट हो चुका है कि 30 मार्च को इसको ये पैसे लौटाने हैं। अभी तो आ गए पैसे, लेकिन जो पैसे हमें फ्यूचर में, भविष्य में वापस करने होते हैं, लौटाने होते हैं, वो बेटा हमारे को उसका क्या मतलब होता है, वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, हमारे ऊपर उधार क्रिएट हो चुका है, दायित्व क्रिएट हो चुका है। तो उधार बिल्कुल सिंपल है भाई, जो पैसा लौटाना है वो भाई लाइबिलिटी है, सिंपल सी बात। और दूसरा जो वर्ड है वो है बेटा एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है परिसंपत्ति। तो ये ज़रा समझिए ये क्या होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, मतलब कि अगर सिंपल और साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि पैसे खर्च करके जो हम लेकर आते हैं वो हमारा एसेट होता है बेटा, ठीक है। जैसे मान लो मुस्कान के पास ये 300 रुपये हैं, ठीक है, मुस्कान के पास ये 300 रुपये हैं, ठीक है, और इसने क्या करा, 300 रुपये का ये फ़ोन का कवर ले आई। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फ़ोन का कवर उठा लाई ये सवा से पैसे लेके। तो ये जो फ़ोन का कवर है ये मुस्कान का एसेट कहलाएगा, ये मुस्कान की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि भैया एक पैसे खर्च करके हम जो भी चीज़ बदले में लाते हैं वो हमारा एसेट होता है। मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं फ़ोन ख़रीद के लिए आया तो फ़ोन मेरा एसेट है, ठीक है। मेरे पास 50,000 रुपये मैं स्कूटी ख़रीद के लिए आया, स्कूटी मेरा एसेट है। तो पैसे खर्च करके जो भी चीज़ हम बदले में लाते हैं वो हमारा जो है बेटा एसेट होता है। तो इन चारों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये दोनों वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। एक मिनट रुकिए ज़रा। एसेट समझ में आ गया और लायबिलिटी भी समझ में आ गई। अब कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा जो एग्ज़ाम में आना है ये है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि भाई राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, ये इसमें क्या अंतर होता है? राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ जो होती हैं इसमें क्या अंतर होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसका मतलब है बेटा प्राप्तियों से पैसे आते हैं और व्यय से पैसे जाते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की चीज़ है, वहाँ तो लिखा ही है प्राप्तियाँ। प्राप्तियों का मतलब पैसे का आना। तो वो पैसे जो ना तो सरकार के ऊपर उधार या दायित्व, कुछ भी लिख सकते हो, ना तो सरकार के ऊपर उधार या दायित्व बनाते, ठीक है, ना ही परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं? एसेट। ना ही परिसंपत्तियाँ कम करते। वो पैसे सरकार के पास पैसे आए लेकिन उससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। देखो हमारे पास पैसे कब आएंगे बेटा? या तो हम किसी से मांगेंगे या अपना घर का कुछ बेच देते हैं, तभी तो हमारे पास पैसे आते हैं। तो भाई सरकार के पास भी ऐसे ही है, या तो किसी से उधार मांगेगी या कुछ बेच देगी। तो ना तो सरकार ने कुछ बेचा, ना ही परिसंपत्तियाँ कम करते। इसका मतलब क्या है? परिसंपत्ति का मतलब क्या है? एसेट। मतलब कि सरकार ने ना तो अपना कोई एसेट बेचा और ना तो सरकार ने अपना कोई एसेट बेचा, ना किसी से उधार मांगा, लेकिन सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। तो वो वाले पैसे कौन से कहलाते हैं? राजस्व प्राप्तियाँ, जो वापस नहीं करने, क्योंकि कोई उधार थोड़ी है, सरकार ने मांगे थोड़ी किसी से, लेकिन सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण है बेटा सरकार के पास कर से जितने भी पैसे आते हैं और गैर कर राजस्व से जितने भी पैसे आते हैं, स्कूलों की फ़ीस, जुर्माना और जितने भी तरीके के टैक्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे सारे, ये वाले पैसे सरकार को ना तो वापस करने होते, सरकार के ऊपर कोई उधार क्रिएट नहीं करते, और
ना ही सरकार ने अपना कुछ बेचा, लेकिन सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन वो पैसे जो सरकार के ऊपर दायित्व बनाते हैं, या तो दायित्व बना देंगे या परिसंपत्तियां कम कर देंगे। एक ही चीज़ होगी, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। या परिसंपत्तियां कम कर देते हैं, वो पैसे क्या कहलाते हैं? वो पैसे पूंजीगत प्राप्तियां कहलाते हैं। मतलब कि या तो सरकार ने किसी से उधार मांगे हैं, भाई उधार दे दो, लोन ले लिया किसी से, कुछ भी कर दिया, या अपना सरकार ने कुछ बेचा है एसेट, तो सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। जैसे कि लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हो ऋण लेना, ये लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल। ठीक है, किसी से लोन ले लिया, तो लोन ले लिया तो भाई वो पैसा तो वापस करना पड़ेगा, वो पैसा वापस करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, या जो है परिसंपत्तियों का विक्रय, ये भी लिख सकते हो, परिसंपत्तियों का विक्रय। एसेट ही बेच दिया सरकार ने अपना कोई, या आप यहाँ पे जो है एक वर्ड होता है विनिवेश, ये भी लिख सकते हो। ये भी जब सरकार अपना कोई पार्शली एसेट बेच देती है उसको विनिवेश कहते हैं, इतना समझ सकते हो। तो ये लिख सकते हो आप। इसके अलावा ये जो है बेटा ये रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है लगातार, ये जो है लगातार होते रहेंगे, सरकार के पास ये वाले पैसे आते रहेंगे। लेकिन जो ये होते हैं ये नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है ये वाले पैसे सरकार के पास आते नहीं रहेंगे, जब सरकार चाहेगी तो आएंगे। भाई जब सरकार चाहेगी, मैं किसी से उधार मांगूं या मैं अपना कुछ बेच दूं तो ही तो होगा ना ये ट्रांजैक्शन, बिना सरकार की अनुमति के तो नहीं होगा। तो ये होते हैं नॉन रिकरिंग, मतलब ये लगातार जो है नहीं होंगे, ये वाले पैसे सरकार के पास हर रोज़ाना नहीं आएंगे, लेकिन ये वाले आते ही रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है, राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर होता है। बिल्कुल सिमिलरली अगर आपको ये समझ में आ गया है, पहला क्वेश्चन ये है, 3 अंतर मैं बताऊंगा जिसमें से एक अंतर आएगा ही आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्व व्यय, अब हम व्यय की बात कर रहे हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसके बीच में क्या अंतर होता है। देखिए बिल्कुल वही बात करनी है जो हमने ऊपर करी है, लेकिन अब हम खर्चा कर रहे हैं, हम मतलब सरकार, अब सरकार कुछ खर्चा कर रही है, तो राजस्व में जो कॉन्सेप्ट लगा था ऊपर प्राप्ति में, वही कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पे भी। लेकिन आपको क्या लिखना है, आप सरकार खर्चा कर रही है तो आपको लिखना है वो खर्चा जो ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण करते, ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण करते, ना ही दायित्वों को कम करते। मतलब कि सरकार ने खर्चा किया, तो सरकार ने जब खर्चा किया तो ना तो सरकार के पास कोई एसेट बना, परिसंपत्ति का मतलब एसेट होता है, परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते, और ना ही सरकार की लायबिलिटी कम हुई। उल्टा कर देना है बेटा आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ना ही परिसंपत्तियां कम करते, प्राप्तियों के साथ परिसंपत्तियों में लिखा हुआ है कम नहीं करते, लेकिन राजस्व में मैं क्या लिख रहा हूँ, दायित्वों के साथ में लिख रहा हूँ कम नहीं करते, उल्टा कर देना है। वहाँ पे मैंने लिखा दायित्वों का निर्माण नहीं करते या नहीं बनाते या निर्माण कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परिसंपत्तियों के साथ निर्माण लिखा है, ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण करते या तो ना तो परिसंपत्तियाँ बनाते, कुछ भी लिख सकते हो, उल्टा करना है आपको। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, लाइक आर्थिक सहायता, ये लिख दीजिए आप इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो या तो एसिड बना दें, ठीक है, या तो परिसंपत्तियों का निर्माण कर दे या दायित्वों को कम कर दे, या दायित्वों को कम कर दे। एक ही चीज़ होगी बेटा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी, या तो सरकार जो खर्चा कर रही है या तो उसके बदले में सरकार को कुछ एसेट मिलेगा या लायबिलिटी कम हो जाएगी, वो खर्चा
पूंजीगत व्यय कहलाता है। जैसे कि ऋण का भुगतान, भाई सरकार ने जो लोन लिया था उसके पैसे वापस दे दे, तो पैसे वापस दे देगा तो क्या होगा, उधार कम हो जाएगा उसका। ठीक है। स्कूलों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, सरकार स्कूल बनवा रही है, तो जब सरकार खर्चा कर रही है, मान लो 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए सरकार ने स्कूल को बनाने में, तो जो 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं बदले में क्या आएगा, बिल्डिंग आएगी। सरकारी बिल्डिंग किसकी है, स्कूल की, सरकार की है। अस्पतालों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, अब सरकार मान लो 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, अस्पताल बन गया। ठीक है, लेकिन जो 10 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ है बदले में क्या आया, अस्पताल, अस्पताल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किसकी है, सरकार की है। मान लो सरकार ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया कि सभी स्कूलों में डेस्क लगवा दो, सरकारी स्कूलों में, तो वो डेस्क किसकी प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है। तो सरकार ने खर्चा तो किया लेकिन बदले में कुछ चीज़ आई ना, तो वो खर्चा जो या तो सरकार के ऊपर से उधार को कम कर दे या बदले में कुछ एसिड दे दे, वो पूंजीगत होता है। और अगर कुछ भी नहीं कर रहा, ना एसिड बना के दे रहा, ना लायबिलिटी को कम कर रहा, वो बेटा राजस्व व्यय होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये दोनों डिफरेंस बहुत ही अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक डिफरेंस एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। सबा पहले इतनी बताइए कि ये बात समझ में आ रही है या नहीं। सो गई होगी फिर, अब कह रही होगी आवाज़ नहीं आ रही। सर आ रही है। तो तो अब बोल क्यों नहीं रही, सो रही हो क्या? नो सर। समझ आ रही है, ऊपर से जा रही है? सर आ रहा है समझ। हाँ मुस्कान, आवाज़ आ रही है? यस सर। समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है? आ रहा है सर। उस दिन यही पूछ रही थी सबा, तुम मेरे से पूछ रही थी ना सबा, यही पूछ रही थी ना। हाँ जी। अब देखिए, अब है तीसरा डिफरेंस। तीसरा जो डिफरेंस है ये है, ये भी बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में जो है क्या डिफरेंस होता है। इन तीनों में से कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले कि भाई इसके भार को, इसके भार को, इसके भार को दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसका टाला जा सकता है, इसका भार दूसरे व्यक्तियों पे टाला नहीं जा सकता, इसका टाला जा सकता है। इसका लिख देंगे आप यहाँ पे उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे आप लिख देंगे आयकर, यहाँ पे आप लिख देंगे संपत्ति कर, यहाँ पे आप लिख देंगे इसका एग्जाम्पल जीएसटी। इसका लिख देंगे आप कि ये जो है यह प्रकृति में, यह प्रकृति में प्रगतिशील, प्रगतिशील कर होते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि यह प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर होते हैं। अभी बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह संपत्ति तथा आय पर लगता है। यहाँ पे लिखेंगे कि यह वस्तु व सेवा पर लगता है, ये आप लिख देंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे यहाँ पे और अगला कि इसका भुगतान, इसका भुगतान तत्काल नहीं करना होता,
नहीं करना होता, और इसका लिख देंगे कि इसका भुगतान तत्काल का मतलब क्या होता है, अभी करना है, इसका भुगतान तत्काल करना होता है, करना होता है। अब ये सब समझिए, ये सब क्या होता है। मैंने लिखा कि भाई प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसके भार को दूसरे व्यक्ति पे टाला नहीं जा सकता, जैसे कि आयकर। आयकर का मतलब क्या होता है, आयकर का मतलब होता है इनकम टैक्स। जैसे कि भारत के अंदर उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है जिसकी साल की इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है। साल की इनकम जिसकी 2.5 लाख से ऊपर होती है उसको टैक्स देना पड़ता है भारत के अंदर। अब मान लो मुस्कान है, मुस्कान की इनकम 4 लाख है, ठीक है, तो मुस्कान तो टैक्स की कैटेगरी के अंदर आ रही है क्योंकि इसकी इनकम 4 लाख है। अब मान लीजिए इसका टैक्स बन रहा है 20,000 रुपये, ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट करके इसका टैक्स 20,000 रुपये बन रहा है। तो ये जो 20,000 रुपये का ये जो टैक्स बन रहा है, ये 20,000 रुपये का ये जो टैक्स है, ये बेटा मुस्कान को ही पे करना पड़ेगा। मुस्कान इस चीज़ का बिल किसी और पे नहीं फाड़ सकती कि तू मेरी बहन है सबा, तू पे कर दे ये काम कर, ये नहीं पे कर सकती। इसका बिल मुस्कान के नाम पे ही फटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुस्कान किसी से उधार ले, कुछ भी करे, लेकिन ये पे मुस्कान को ही करना है। मुस्कान चाहे सबा से उधार ले ले, मुस्कान से ले ले, मेरे से ले ले, किसी से भी ले ले, लेकिन पे मुस्कान ही करेगी, ये तय है। तो इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं टाला जा सकता, इसका ये मतलब है, लेकिन उसका टाला जा सकता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए। इसका मतलब है ये प्रगतिशील होते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है मैंने ये प्रतिगामी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कौन से कर प्रगतिशील होते हैं और कौन से कर प्रतिगामी होते हैं। प्रगतिशील वो होते हैं जो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ते रहते हैं, जिनमें टैक्स की रेट बढ़ती रहती है। तो जैसे हमारे इनकम टैक्स में क्या होता है, जैसे कि अलग अलग स्लैब होते हैं बेटा, जैसे कि लाइक 2.5 लाख तक तो मैंने बोला कोई टैक्स नहीं है, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो टैक्स है। तो पहला जो स्लैब है 2.5 से 5 लाख का, मान लो जिसकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच में आ रही है उसे 5% का टैक्स देना है। जिसकी 5 से 10 लाख के बीच में आ रही है उसको 10% का टैक्स देना है। जिसकी 10 लाख से भी ज़्यादा आ रही है उसको 10% से भी ज़्यादा टैक्स देना है। तो जब आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट भी बढ़ती रही है, वो क्या कहलाता है, प्रगतिशील। लेकिन जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जिसमें उल्टा घटती है, वो प्रतिगामी होते हैं। ये इनकम पे लगता है, आय पे लगता है और प्रॉपर्टी पे लगता है, ये वस्तु और सेवा पे लगता है। इसका भुगतान हमें ऑन द स्पॉट नहीं करना होता। तत्काल का मतलब है अभी करना। इन सब की डेट्स होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है, सब बंदे हर इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबकी डेट्स बना रखी हैं कि जी आपको अब पे करना है, आपको अब पे करना है, लेकिन इसका भुगतान हमें तभी करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल लिख रखा है जीएसटी। अब मान लो मैं टीवी ख़रीद रहा हूँ या मान लो मैं लैपटॉप ख़रीद रहा हूँ, तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो मैं कोई भी वस्तु कोई भी सेवा ख़रीदूँ उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। तो मैं उस दुकानदार को ये नहीं कह सकता कि भाई मान लो लैपटॉप है 18,000 रुपये का और विद टैक्स जो है वो 20,000 रुपये का पड़ रहा है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि अभी 18,000 रुपये ले ले और ये जो 2,000 रुपये जो तो तू टैक्स के ले रहा है जीएसटी का, तो मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं हो सकता। इसका भुगतान ऑन द स्पॉट करना पड़ता है, जहाँ पे आप खड़े हो तब वहीं करना पड़ेगा आपको। जब तक आप भुगतान नहीं करोगे तब तक आप वस्तु और सेवा का लाभ जो है नहीं उठा सकते हो। इसका ये मतलब होता है। तो ये तीनों के तीनों डिफरेंस क्या हैं, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में से एक डिफरेंस एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं कि बजट जो है ये कितने प्रकार का होता है। हाँ जी, की विशेषताएं और गुण दोष भी होते हैं क्या? किसके प्रत्यक्ष करके और एक करके। प्रत्यक्ष करके गुण और दोष वो, लेकिन बेटा ऐसा कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में डिफरेंस ही आता है। होने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में डिफरेंस आता है बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं कि बजट कितने तरीके का होता है।
तो बजट की अगर हम बात करें तो बजट जो है बेटा ये 3 तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है ये होता है संतुलित बजट, दूसरा जो होता है ये होता है घाटे का बजट, और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं बचत का बजट। बचत का बजट। ये तीनों क्या होते हैं इसको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित बजट क्या होता है। तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, संतुलित का मतलब क्या, बैलेंस होता है संतुलित का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संतुलित बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है बेटा हमने बोला बजट क्या है, जो आय और व्यय के रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। तो जब सरकार की अनुमानित आय बराबर होती है सरकार के अनुमानित व्यय के, तो उस बजट को हम क्या कहते हैं, उस बजट को हम जो है संतुलित बजट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें घाटे के बजट की, घाटा कब होगा, आप खुद सोचो घाटा कब होगा। घाटा तब होता है जब बेटा सरकार के पास पैसे कम आ रहे हों और सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही हो, तो घाटे का बजट होता है। घाटा कब होगा, जब सरकार ज़्यादा उड़ा रही है, आ कम रहे हैं पैसे। अब क्वेश्चन ये उड़ा कहाँ से रही है, दूसरों से उधार ले रही है, मान लो लोन ले लिया, और उसके पास मान लो 1 लाख रुपए रहते इनकम टोटल, और उड़ा वो 1.5 से 2 लाख रुपए रही है, तो बाकी जो फालतू का पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, किसी से उधार ले लिया, लोन ले लिया, अपना कुछ एसिड बेच दिया, इस तरीके से। और बचत का बजट क्या होता है, जब सरकार के पास पैसे ज़्यादा आ रहे होते हैं और सरकार खर्चा कम कर रही होती है, तो जो है बेटा बचत का बजट उसको हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो घाटे का जो बजट होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, घाटे का बजट, या आपकी बुक में इसको जो है बजटीय घाटा ये भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ये एक ही चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं घाटे का बजट या बजटीय घाटा जो है ये जो है बेटा ये 3 तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है ये होता है राजस्व घाटा, दूसरा जो होता है ये होता है राजकोषीय घाटा, और तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। तो ये तीनों बेटा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये घाटे का बजट और बजटीय घाटा, ये कुछ नहीं आने का, ये कुछ नहीं आने का, यही आएगा एग्ज़ाम में कि घाटे का बजट क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है, या इसके ये जो प्रकार हैं, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, और प्राथमिक घाटा क्या होता है। ये ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप समझेंगे कि ये तीनों ज़रा क्या हैं। देखिए बेटा संतुलित बजट वो इसमें आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। घाटे का होता है जिसमें भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा होता है, इनकम कम है, और बचत का वो होता है जिसमें पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और खर्चा कम हो रहा है। अब मैंने बोला ये जो घाटे का जो बजट होता है ये 3 तरीके का होता है, राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई राजस्व घाटा जो है ये आपका क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जब सरकार की, मैंने अभी आपको दोनों चीज़ें पढ़ाई, मैंने आपको जो है ये बताया कि भाई प्राप्तियाँ भी 2 तरीके की होती हैं और व्यय भी 2 तरीके का होता है। प्राप्तियाँ 2 तरीके की कौन कौन सी होती हैं, प्राप्तियाँ जो 2 तरीके की होती हैं, एक होती है राजस्व प्राप्ति, एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। प्राप्तियाँ भी 2 तरीके की होती हैं और व्यय भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। तो राजस्व घाटा क्या होगा, राजस्व घाटा क्या होगा, जब सरकार की केवल राजस्व नेचर के खर्चे और राजस्व नेचर की प्राप्तियाँ, इन दोनों की बात चल रही है, पूंजीगत की नहीं। पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय की यहाँ पे कोई बात नहीं चल रही है। जब सरकार के राजस्व व्यय जो हैं जब वो ग्रेटर देन हो जाते हैं
सरकार की राजस्व प्राप्तियों से, तो उस घाटे को हम क्या कहते हैं? उस घाटे को हम कहते हैं राजस्व घाटा। दूसरा जो घाटा होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है ये आपका क्या होता है? अब ज़रा इसके रिगार्डिंग समझिए। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करते हैं तो राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है, सीधा सीधा अगर हम सरल और साधारण शब्दों में बात करते हैं तो आप लिखेंगे कि भाई मत लिख देना, राजकोषीय घाटा जो है सरकार के उधार के बराबर होता है। उधार का मतलब सरकार ने जितना भी लोन ले रखा है, जो ऋण सरकार ने ले रखा है, साख भी कह सकते हो आप इसको, जो सरकार ने लोन ले रखा है, जो सरकार के ऊपर बोरिंग्स हैं, वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि कुल व्यय माइनस उधार के बिना कुल प्राप्तियाँ, ऐसे भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में। ठीक है, कुल व्यय की बात चल रही है यहाँ पे। कुल व्यय का मतलब व्यय दो तरीके का होता है, राजस्व और पूंजीगत दोनों। ठीक है, राजस्व वाला भी और पूंजीगत वाला भी, दोनों तरीके का, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों। और माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उधार के बिना, उधार को छोड़कर जो कुल प्राप्तियाँ हैं, कुल प्राप्तियों के अंदर राजस्व वाली भी और पूंजीगत वाली भी, लेकिन केवल लोन जो ले रखा है सरकार ने उसको छोड़ के। तो यहाँ पे केवल बेटा राजस्व नेचर का व्यय है और राजस्व नेचर की प्राप्ति है, यहाँ पूंजीगत नहीं है, यहाँ पे राजस्व और पूंजीगत दोनों है। तो यहाँ से भी बात वही चल रही है, उधारी निकल के आ रहा है, यहाँ से भी बात वही निकल रही है, उधारी निकल के आ रहा है। तो जो सरकार ने लोन ले रखा है उसी को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब आती है बात प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो प्राथमिक घाटे का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि ये जो है, जो राजकोषीय घाटा निकल के आया है, अगर हम अब जब सरकार ने लोन ले रखा है तो उस पर ब्याज भी जाएगा बेटा। तो राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज का भुगतान अगर हम माइनस कर देते हैं, ब्याज का भुगतान अगर हम माइनस कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है प्राथमिक घाटा कहते हैं। आपको इसके अंदर एक चीज़ ज़रा यहाँ पे समझनी है, मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। राजस्व घाटा, इसका फॉर्मूला ये होता है, राजकोषीय घाटा इसका भी बता दिया, प्राथमिक घाटा इसका भी बता दिया। ये जो राजकोषीय घाटा होता है ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके इम्प्लीकेशंस आते हैं, इसके प्रभाव बताइए। प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला भाई राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटे का मतलब है जो सरकार लोन ले रही है, जो सरकार उधार ले रही है, मैंने बोला वही राजकोषीय घाटा है। तो अगर सोचो राजकोषीय घाटा अगर बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब क्या है कि सरकार ज़्यादा उधार ले रही है, बहुत ज़्यादा उधार ले रही है, तो उससे क्या होगा देश के अंदर? अगर मोदी उधार पे उधार ले रहा है दूसरे देशों से, तो उससे क्या होगा? उससे जो है सबसे पहली बात तो देश के अंदर पैसा तो आएगा, और जब पैसा आता है देश के अंदर तो उससे जो है आप क्या कह सकते हो, मुद्रास्फीति की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी, या आप इसको जो है स्फीतिक अंतराल भी आप इसको जो है लिख सकते हो, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था के अंदर मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, पैसा जो है वो ज़्यादा आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, भावी पीढ़ी पर बोझ। आने वाली जो जनरेशन है, अब मान लीजिए अभी की सरकार तो लोन ले जा रही है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन आएगी और आने वाली जो सरकार आएगी उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। अब मान लो आज से 20 साल बाद अगर कोई सरकार आएगी या मोदी अभी जो कांड करेगा उसका इफेक्ट आने वाले टाइम पे पड़ेगा। अगर मान लो अभी वो लोन पे लोन लिए जा रहा है तो भाई आने वाले टाइम में जो सरकार आएगी दूसरी, कभी तो चेंज होगी इसकी, तो उस सरकार को पहले लोन उतारना पड़ेगा, ना कि देश की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देश की तरफ बाद में, पहले लोन जो उसने ले रखे थे उनका भुगतान करना पड़ेगा,
तो उससे भावी पीढ़ी पे, जनरेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो राजस्व घाटा भी बढ़ता है, राजस्व घाटे में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोन लोगे तो उस पे बेटा फिर आपको ब्याज भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा, और जो ब्याज होता है, जो ब्याज का जो भुगतान होता है वो राजस्व व्यय होता है, राजस्व व्यय। तो मैंने अभी आपको बताया कि राजस्व घाटा क्या है, जब राजस्व व्यय ज़्यादा हो जाता है राजस्व प्राप्तियों से। तो भाई जब लोन ज़्यादा लेंगे तो ये भी बढ़ता रहेगा राजस्व व्यय, तो ये भी बढ़ेगा और उल्टा। प्लस यहाँ पे जो है मुद्रास्फीति होगी, भावी पीढ़ी पर बोझ हो जाएगा, राजस्व घाटे के अंदर जो है वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे क्राउडिंग आउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है निवेश में कमी। अर्थव्यवस्था के अंदर जो निवेश होगा उसकी मात्रा में कमी जो है देखने के लिए मिलेगी, उसको क्राउडिंग आउट की जो है सिचुएशन कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में इसके इम्प्लीकेशन आ जाते हैं कि भाई राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसके प्रभाव बताइए, तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। तीनों में से किसी का भी मीनिंग पूछ सकता है, ठीक है, कि राजस्व घाटा क्या होता है, किसी पे भी डिफरेंस आ सकता है। राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे में डिफरेंस बताइए, किसी के भी कुछ भी आ सकता है। इनफैक्ट इसके घाटे के बजट के और बचत के बजट के, इनके जो है बेटा गुण और दोष भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको कैसे लिखने हैं। घाटे के जो बजट होता है घाटे का जो बजट होता है, मैंने बोला जब सरकार खर्चे ज़्यादा कर रही होती है और व्यय कम होता है तो जो है ये काम आता है तब जब व्यय ज़्यादा हो रहा होता है और इनकम कम हो रही होती है। तो अगर हम बात करते हैं घाटे के बजट की और यहाँ पे हम बात करते हैं बचत के बजट की, तो अगर हम इसकी बात करें, ये वाला जो बजट है ये कब सरकार को अपनाना चाहिए, ये सरकार को, इसका गुण है ये सरकार को तब अपनाना चाहिए जब बेटा न्यून मांग की स्थिति हो अर्थव्यवस्था के अंदर। न्यून मांग का मतलब है जब अर्थव्यवस्था में मांग कम होती है, उसको न्यून मांग की सिचुएशन कहते हैं। तो सरकार को घाटे का बजट अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो है समग्र मांग में वृद्धि देखने के लिए मिलती है, और समग्र मांग में वृद्धि जो है देखने के लिए मिलती है। और ये भी कह सकते हो रोज़गार में वृद्धि हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके दोष की, इसका दोष ये है कि ये जो है अधिमांग की अगर सिचुएशन होती है तो ये बजट जो है नहीं अपनाया जा सकता। अधिमांग में अनुपयुक्त अधिमांग की सिचुएशन में इसको जो है नहीं अपनाया जा सकता जब मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि घाटे के बजट से डिमांड में इंक्रीमेंट होती है, तो डिमांड तो पहले ही ज़्यादा है, तो अधिमांग की सिचुएशन में इस बजट को नहीं अपनाया जा सकता। इसकी बात करें अगर तो उल्टा कर देना है बेटा आपको। क्या? ये जो बजट है, बचत का बजट, ये जो है बेटा अधिमांग में अपनाया जाता है, अधिमांग की स्थिति में जब मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि इससे क्या होता है समग्र मांग में कमी आती है, ठीक है। लेकिन ये इसका गुण है। लेकिन अगर हम बात करें इसके दोष की, तो इसके दोष में आप लिखोगे कि इसको न्यून मांग की स्थिति में इसको जो है नहीं अपना सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, घाटे के और बचत के, संतुलित के नहीं आएंगे। अब एक टॉपिक इसके अंदर रह गया है, ये देख लीजिए, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये है बेटा उद्देश्य, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या हैं, सरकार बजट क्यों बनाती है, इसके रिगार्डिंग ज़रा हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है
सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है जीडीपी में वृद्धि। सबसे पहला, सरकार बजट इसलिए बनाती है ताकि जीडीपी के अंदर वृद्धि हो सके। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी सरकार आई हो उसका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी को बढ़ाना। जीडीपी क्या होती है, आई होप आपको पता होगा, कक्षा 12वीं में हो। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया है वो जीडीपी होती है। तो सरकार चाहती है अर्थव्यवस्था के अंदर तीनों क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु और सेवा का निर्माण करे। तो बजट कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि इससे जीडीपी के अंदर वृद्धि हो सके। दूसरा जो सरकार का उद्देश्य होता है बजट को बनाने का, वो होता है रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, रोजगार में वृद्धि करना, या आप इसको जो है बेरोजगारी में कमी करना, कुछ भी कह सकते हो। जब रोजगार में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी कम नहीं होगी। कैसे भी करके जितने भी नल्ले हैं उनको, सरकार का ये उद्देश्य है कि नल्ले बंदों को जो है काम धंधा दिलाया जाए ताकि उनको अर्निंग हो सके और अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर से बेटर कर सके। तीसरा सरकार का जो उद्देश्य है, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 3 मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर जो है अमीर और गरीब के बीच का आय, भारत के अंदर क्या है, आय की असमानता है। क्या है? आय की असमानता है। आय की असमानता का मतलब क्या होता है कि अमीरों की जो आय है वो बहुत ज़्यादा है और गरीबों की जो आय है, गरीबों की जो, इनकी आय तो जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन इनकी आय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस चीज़ को कहते हैं आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। तो सरकार इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करती है कि भाई इससे क्या होता है, इससे फिर देश के अंदर जो है, इससे फिर देश के अंदर जो है अमीर और गरीब चलता रहता है, अमीर गरीब के बीच का अंतर बढ़ता रहता है। तो सरकार अपने बजट के अंदर कुछ ऐसा करती है कि ये अमीर और गरीब का अंतर जो है ये ख़त्म हो, इनकम इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो। तो सरकार क्या करती है, अमीरों की इनकम पे तो लगा देती है बेटा टैक्स और गरीबों को देती है आर्थिक सहायता। तो अपने बजट के अंदर इस तरीके से बजट प्रस्तुत करती है कि अमीरों पे इनकम पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगे और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए ताकि देश में ये अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है ये ख़त्म हो सके। इसको कहते हैं आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा जो है वो भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके का है। इसको कहते हैं संसाधनों का पुनः आवंटन। संसाधनों का पुनः आवंटन, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझें। ये भी बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जो उत्पादक होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है निजी और एक होता है सार्वजनिक। ठीक है, निजी किसके लिए काम करता है, लाभ कमाने के लिए। सामाजिक वाला, सार्वजनिक वाला किसके लिए काम करता है, सामाजिक कल्याण के लिए, समाज का कल्याण हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब है सरकार। ठीक है, सिंपल और साधारण शब्दों में ये है सरकार। तो सरकार काम करती है समाज के कल्याण के लिए, जबकि जो निजी वाला होता है वो काम करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो सरकार को अपने बजट के अंदर कोई भी निजी वाला बेटा सामाजिक कल्याण के लिए काम नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो सरकार क्या करती है, सरकार सामाजिक कल्याण के लिए केवल सरकार ही काम करती है। ठीक है, तो सरकार अपने बजट के अंदर कुछ ऐसा करती है, मैंने बोला भाई निजी वाला कोई भी लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, कोई भी सामाजिक के कल्याण के लिए काम नहीं करता। तो इससे तो बेटा सभी निजी वाले बेसिकली किसके लिए वस्तु बनाते हैं, लाभ कौन दे सकता है, अमीर लोग दे सकते हैं लाभ। सामाजिक कल्याण किसके लिए किया जाता है, गरीबों के लिए। निजी वाला कभी भी गरीबों के लिए वस्तु नहीं बनाता, वो हमेशा अमीरों के लिए वस्तु बनाता है क्योंकि उसी से ही उसको लाभ मिलता है, गरीबों से उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार कुछ ऐसा करती है
कि भाई अगर आप, सरकार इसके लिए भी दो चीज़ों का सहारा लेती है, एक है टैक्स और एक है सब्सिडी, आर्थिक सहायता। सरकार क्या करती है, जो भी निजी वाले जितने भी प्रोड्यूसर हैं उस पर या तो टैक्स लगाती है या सब्सिडी देती है, दोनों चीज़ें लगाती है। अगर टैक्स लगाती है तो उससे क्या होता है, इससे जो कॉस्ट होती है वो हमारी बढ़ जाती है। ये हमने पूर्ति वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब वस्तु पहले की अपेक्षा महंगी बनेगी, जिससे हमारा लाभ कम हो जाता है। जबकि सब्सिडी से क्या होता है, सब्सिडी से कॉस्ट घट जाती है और लाभ बढ़ जाता है। तो सरकार दोनों ऑप्शन देती है, भाई अगर तू वस्तु बनाएगा अमीरों के लिए तो मैं तेरे पे टैक्स लगा दूंगी, और अगर तू इधर आ जाएगा इधर तो मैं तेरे को सब्सिडी दूंगी। सामाजिक कल्याण के लिए अगर तू काम करेगा तो उसको तो पैसे से मतलब है, ठीक है, उसको ये दिक्कत नहीं है कि अमीरों के लिए बन रही है या गरीबों के लिए बन रही है, उसको पैसों से मतलब है। तो सरकार अपने बजट के अंदर कुछ इस तरीके से काम करती है कि निजी वाले जो उत्पादक हैं वो भी समाज के कल्याण के लिए कुछ काम करें, गरीबों के लिए कुछ वस्तु बनाएं। मैं तो कर ही रही हूँ, अपने बजट के अंदर कुछ इस तरीके से प्रावधान करती है कि गरीबों का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और कुछ निजी वाले भी इस एरिया के अंदर आएँ और गरीबों के लिए वस्तुओं को प्रोड्यूस करें। इसके अलावा ये बेटा दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद है पांचवा, इसको कहते हैं आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का क्या मतलब होता है? आर्थिक स्थिरता का ये मतलब होता है, दो तरीके की सिचुएशन होती है, एक होती है न्यून मांग और एक होती है अधि मांग। न्यून मांग का मतलब है मांग कम है, और अधि मांग का मतलब है मांग ज़्यादा है। तो सरकार अपने बजट के अंदर कुछ इस तरीके का प्रावधान करती है कि ना तो मांग कम हो ना तो मांग ज़्यादा हो, संतुलन जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बना रहे, स्थिरता जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बनी रहे, इस तरीके का बजट जो है सरकार पेश करती है। तो ये जो उद्देश्य हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सरकारी बजट के। जीडीपी में वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का पुनः आवंटन, आर्थिक स्थिरता, ये कई बारी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इनको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, जो भी था हमने सब कुछ पढ़ लिया है। बजट क्या होता है, बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, बजट के घटक क्या होते हैं, बजट के प्रकार क्या होते हैं, सब कुछ आपने जो है इसके अंदर पढ़ लिया है। रही बात, एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और रह गया है। यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया बेटा कि राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें योजना व्यय क्या होता है और गैर योजना व्यय क्या होता है, तो इसके अंदर आप लिखेंगे, भारत के अंदर क्या होता है, पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, पंचवर्षीय योजनाएं। तो वो खर्चे जो हमारे 5 ईयर प्लान के अंदर मेंशन होते हैं, पंचवर्षीय योजना के अंदर मेंशन होते हैं, वो योजना व्यय कहलाते हैं। जो मेंशन नहीं होते वो गैर योजना कहलाते हैं। मतलब जो खर्चे सोच समझ के किए जा रहे हैं, प्लान करके किए जा रहे हैं, वो योजना वाले होते हैं। और जो नॉन प्लान होते हैं, सडनली कोई खर्चा आ गया जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, वो जो है वो गैर योजना व्यय कहलाते हैं। या अगर हम बात करें विकासात्मक और गैर विकासात्मक, वो खर्चे जिससे देश का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, वो विकासात्मक कहलाते हैं, और जिससे कोई आर्थिक विकास नहीं होगा वो गैर विकासात्मक व्यय कहलाते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, योजना और गैर योजना या विकासात्मक और गैर विकासात्मक। इसको भी आप जो है पढ़ के जाइएगा, एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इतना बजट नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हर साल 1 फरवरी को जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये बकवास आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर।